आज हम लोगों की जो टॉपिक होगी वह अध्याय 12 जो 10th क्लास की है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल हम लोग शुरू करेंगे और इसे शुरू करने से पहले आप लोगों को जो क्षेत्रमिति के जितने सारे पहले आप 9th क्लास या 8th क्लास या उससे पहले की क्लासों में जो भी आप लोग सूत्र पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा सा आप लोग याद कर लेंगे। हम लोग इसमें जो पढ़ेंगे, चूंकि वृत्त एक 2 डायमेंशनल चित्र है, 2 डायमेंशनल द्विविमीय आकृति है, तो इससे रिलेटिव द्विविमीय आकृति का बहुत सारे सूत्रों का जो उपयोग हो सकता है। और हालांकि देखिए 9th क्लास हो या फिर 8th क्लास हो या 10th क्लास हो या किसी भी क्लास की जो क्षेत्रमिति है वो लगभग एक ही जैसे होती है। थोड़ी सा उसमें से हार्डनेस बढ़ाई जाती है 10th क्लास में, वरना सबकी बनाने की तरीका जो है, सबकी फैसिलिटी जो है, सुविधाएं जो है वो एक जैसी मिलती है, थोड़ी बहुत चेंजिंग मिलती है। तो थोड़ा सा डिफिकल्टी आगे क्लासों में बढ़ा दी जाती है, वरना बनने के लिए तो एक जैसे बनते हैं। और यदि आप अगर 9th क्लास को बढ़िया से कवर कर पाए हैं क्षेत्रमिति के, तो फिर इसको तो बनाना आसान ही रहेगा। तो देखते हैं हम लोग उस सबसे पहले क्या करते हैं ना कि कुछ द्विविमीय आकृति के जो लोग हम लोग पिछले क्लास में सूत्र पढ़ कर आए हैं, एक बार उसे नोट करते हैं, एक बार उसे लिखते हैं, आपके सामने उसे लिख देते हैं, देखते हैं क्या होता है। त्रिभुज के हम लोग क्षेत्रफल के सबसे पहले सूत्र लिखेंगे और परिमाप को। हमारी 2D आकृति है, इसमें आप लोग पहली बार सबसे पहले त्रिभुज से रिलेटिव चीजें जानते हैं। तो त्रिभुज के चित्र आप तो जानते हैं, इसमें क्या होते हैं कि 3 भुजाएं होती हैं। इसका नामकरण हम तो ए बी सी ऐसे करके देते हैं। आप लोग 9th क्लास के ज्यामिति में बहुत आराम से त्रिभुज के बहुत सारे गुणों को अध्ययन किए होंगे। तो त्रिभुज में आपका ये ए बी सी होती है और इसमें हम लोग ए बी के भुजा को ये शीर्ष कैपिटल ए बी सी से दिखाई जाती है और जो भुजाएं हैं उसे हम लोग स्मॉल ए बी सी से दिखाते हैं। तो स्मॉल ए और ये बी सी को स्मॉल बी और ए सी को स्मॉल सी। इसमें क्या होती है ना कि त्रिभुज के हम लोग परिमाप और क्षेत्रफल, सबसे पहले आप किसी भी आकृति के परिमाप के बारे में जानिए और क्षेत्रफल के बारे में जानिए। किसे हम लोग परिमाप कहेंगे और किसे हम लोग क्षेत्रफल कहेंगे। तो परिमाप को अगर बात करते हैं तो आप समझ जाइए कि जितने सारे द्विविमीय आकृति होंगी, चाहे त्रिभुज हो या फिर कोई चतुर्भुज हो या फिर पंचभुज हो, कोई भी द्विविमीय आकृति हो, इन आकृतियों के अगर आप सभी भुजाओं के लंबाई को जोड़ देते हैं, जैसे इस त्रिभुज में इस ए बी की भुजा की लंबाई है, बी सी भुज की भुजा की लंबाई बी और ए सी की लंबाई जो सी है, अगर हम सबको जोड़ देते हैं तो इसकी परिमाप निकल आती है। उसी तरह से अगर आपको ये चतुर्भुज दी गई है तो इस चतुर्भुज के चारों भुजाओं को अगर हम लोग जोड़ देंगे जितनी जितनी लंबाई की होगी तो आपकी परिमाप मिल जाती है। उसी प्रकार पंचभुज में भी तो आयत वर्ग जितने सारे हैं, भले आप लोग आयत के लिए सूत्र पढ़े होंगे परिमाप के 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, या फिर आप लोग वर्ग के लिए परिमाप के सूत्र पढ़े होंगे 4 गुने भुजा। पर अगर आप क्या करते हैं कि सबको सभी भुजाओं की लंबाई को अगर जोड़ देते हैं तो बिना सूत्र के भी वो आपको आंसर आ जाएंगे। तो हम लोग ये परिमाप हम लोग समझे। क्षेत्रफल किसे कहते हैं, तो क्षेत्रफल की भी आप लोग परिभाषा पढ़ चुके होंगे, सब 9th क्लास में आप लोगों को ये जानकारी हो गई होगी। जो क्षेत्रफल के लिए बात करते हैं तो कोई भी द्विविमीय आकृति या कोई आकृति द्विविमीय हो या फिर त्रिविमीय हो, 2D हो या फिर 3D हो, कोई भी आकृति वो जितने क्षेत्र को घेर लेता है, जितने क्षेत्र को ग्रहण कर लेता है, जितने जगह को अपने से अधिकृत कर लेता है, उसी को हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे ये त्रिभुज इतने क्षेत्र को है ना, ये घिरा हुआ है तो इसका यही क्षेत्रफल कहलाएगा। इसी प्रकार से ये चतुर्भुज देखिए इतने सारे क्षेत्र को ये क्या अधिकृत किया हुआ है, घेर के रखा हुआ है, ये इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। इसी प्रकार पंचभुज में भी ऐसा ही बातें होती है। तो क्षेत्रफल और परिमाप को हम लोग बढ़िया समझ गए। अब देखेंगे परिमाप और क्षेत्रफल में कंफ्यूज नहीं करेंगे। जैसे कभी कभी देता है क्वेश्चन कि कोई त्रिभुजाकार और उसमें रस्सी से घेरा लगाना है, तो अगर आपको रस्सी से घेरा लगाना होगा तो उस समय आपको ये नहीं बताएगा कि क्षेत्रफल निकालिए कि परिमाप निकालिए, पर आप अपने से सोचना पड़ता है कि क्षेत्रफल निकाले या परिमाप निकाले। तो सुनिए ना, अगर किसी त्रिभुजाकार ये खेत है, रस्सी से घेरा लगाना है, तो आप ही बताइए
इसके भुजाओं के साथ साथ रस्सी डालेंगे, तो भुजाओं के साथ साथ रस्सी डालेंगे, इसका अर्थ है कि रस्सी की कुल लंबाई निकालने के लिए हमें इसकी परिमाप की जरूरत पड़ेगी। और यदि क्वेश्चन दे दिया जाए कि इस त्रिभुजाकार खेत में हमें घास लगानी है, तो फिर घास लगाने के लिए आप उस समय इसका क्या कैलकुलेट करेंगे? तो घास लगाना होगा तो इसके केवल भुजाओं के अनुदिश ही नहीं, बल्कि इस बीच में ये सब जगह में आप घास लगाएंगे, उस समय आपको क्षेत्रफल निकालना होगा। तो क्षेत्रमिति को थोड़ा सा हम बारीकी से समझ जाते हैं ना, तो फिर मैथ बनाना आसान हो जाएगा। तो चलिए त्रिभुज के लिए हम लोग परिमाप के सूत्र लिखते हैं। तो त्रिभुज के जो परिमाप होते हैं वे तीनों भुजाओं का योग होता है, तीनों भुजाओं का योग इसका सूत्र होता है। हम संकेत में इसको क्या a + b + c भी लिख देते हैं। और क्षेत्रफल के लिए अगर बात करते हैं तो अगर इसका आधार b हो और इसकी ऊंचाई क्या h हो जाए, तो फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अच्छा, ऊंचाई को ही हम लोग शीर्षलम कहते हैं, बहुत जगह ऊंचाई की जगह शीर्षलम देखने के लिए मिल जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। इसमें अगर 1/2 आधार को b और ऊंचाई को h, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। त्रिभुज में एक हम लोग स्पेशल पढ़ते हैं समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज के लिए बात करते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज की आप लोग परिभाषाएं जानते होंगे, इसकी विशेषता भी जानते होंगे कि जिस तरह त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है उससे ही हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर इसकी भुजा को हम लोग a माने तो सभी भुजाएं a होगी। तो इसकी अगर आप परिमाप निकालेंगे तो क्या करेंगे, सब भुजा को जोड़ेंगे तो a + a कितना 3a हो जाएगा। तो फिर या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुना a, भुजा कौन कहते हैं भुजा, तो कोई एक सूत्र डाल देंगे 3a लिखिए या फिर 3 गुना भुजा। और क्षेत्रफल के लिए अगर बात करते हैं तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर जो लिखे ये मतलब क्या भुजा। और इसकी जो ऊंचाई होती है, ऊंचाई समबाहु त्रिभुज की, उसका सूत्र होता है √3/2 गुना केवल भुजा। तो अगर इसकी ऊंचाई h निकालनी हो, ये h निकालनी हो तो इस प्रकार हम लोग त्रिभुज के बस इतना जान जाए काफी है। एक समकोण त्रिभुज में आपको भी लिख देते हैं, समकोण त्रिभुज में जो पाइथागोरस प्रमेय लेकर आते हैं इस तरह से कि ये आपका क्या, अगर हम लोग इसे कर्ण कहेंगे और इसे आधार मानते हैं और इसे क्या लंब मानते हैं, तो फिर एक संबंध आपको तीनों के बीच में दर्शाई जाती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और जोड़ में आधार स्क्वायर। तो ये आपका क्षेत्रफल और ये संबंध इसके हो गए। हम लोग त्रिभुजों को जानने के बाद में थोड़ा सा चतुर्भुज पर आते हैं। तो चतुर्भुज में आप लोग बहुत सारे चतुर्भुजों को सीखेंगे। पहला तो समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। तो इसके भाई आप परिमाप के लिए, सूत्र के लिए ज्यादा परेशान ना हो कि इसका परिमाप क्या होगा। इसकी भुजाओं की लंबाई दी जाएगी तो सभी भुजाओं को जोड़ दीजिएगा, परिमाप निकल जाएगा अगर जरूरत पड़े तो कभी। हाँ, इसका क्षेत्रफल अगर आधार b है, ये ऊंचाई h है, तो इसका जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वह होता है आधार गुने ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। तो हम लोग इसे b गुना h भी लिख सकते हैं। इसके बाद में हम एक समचतुर्भुज के बारे में बात करते हैं, समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज आप लोगों को तो पता होगा ऐसे होता है इस तरह से। तो समचतुर्भुज में तो भुजा एक ही a होती है, सब भुजा इसका बराबर होता है। तो अगर इसका विकर्ण एगो d1 माने, दूसरी विकर्ण d2 माने, तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना पहला विकर्ण और गुना में दूसरा विकर्ण। बढ़िया, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं d1 गुना d2। इसके बाद में एक समलंब चतुर्भुज के पास आते हैं हम, समलंब चतुर्भुज।
तो समलंब चतुर्भुज से आप लोग परिचित होंगे। इनकी क्या सम्मुख भुजाओं के केवल एक युग्म ही समानांतर होते हैं। तो इसकी अगर आधार मतलब क्या समानांतर भुजा यह ए और ये बी, देखिए ये दोनों पैरेलल है, ये और ये इसकी ऊंचाई है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है समलंब चतुर्भुज का, वह होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं के योग, समांतर भुजाओं के योग गुने ऊंचाई। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 गुना, अगर समांतर भुजा ए और बी माने हैं तो ए प्लस बी और मल्टीप्लिकेशन में एच को डाल दीजिए। इसके बाद में आयत तो चतुर्भुज का ही भाग है और वर्ग भी, तो लीजिए हम इसमें ले लेते हैं। अगर ये आयत है तो आयत के आमने सामने की भुजा बराबर ना, यह एल तो यह एल, इस चौड़ाई बी तो यह चौड़ाई बी। तो इसकी परिमाप की जो सूत्र होती है वह 2 इंटू एल प्लस बी। एल मतलब क्या, लंबाई, और बी माने चौड़ाई। अब इतनी बताने की हमें जरूरत ना पड़ जाए, है ना, आप उतना जानते हैं। क्षेत्रफल एल गुना बी, और इसका अगर ये विकर्ण डी है, ये विकर्ण, इसके दोनों विकर्ण बराबर होंगे जी, जो दोनों विकर्ण होंगे वे बराबर होंगे, चाहे आप इस विकर्ण के लिए बात करें या इस विकर्ण के लिए। विकर्ण के लिए दोनों के लिए एक ही सूत्र होगा, रूट अंडर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर। और हमारा वर्ग भी जो है ना, वह चतुर्भुज के रूप में ही आते हैं, तो वर्ग चतुर्भुज का ही हिस्सा है, तो इसमें सभी भुजाएं बराबर होते हैं, है ना। तो इसकी अगर परिमाप के लिए बात करें वर्ग की, तो 4 गुने भुजा, ये मतलब हम ये माने भुजा। और क्षेत्रफल के लिए बात कीजिए तो भुजा गुने भुजा लिखिए, है ना, ए गुना ए, या फिर ए में गुना करने पर ए स्क्वायर भी आती है, बहुत लोग भुजा स्क्वायर भी इसे कह देते हैं। तो दोनों एक ही सूत्र, ये लिखिए या फिर ये लिखिए। इसके विकर्ण के लिए बात करें, अगर विकर्ण डी है तो इसके जो विकर्ण होंगे वह होते हैं √2 गुने भुजा। तो इस प्रकार से आप लोग इसे नोट करेंगे, हम देखते हैं और इसमें कौन से सूत्र का उपयोग होगा। वृत्त से संबंधित हम लोग कुछ सूत्रों को पढ़ेंगे। वृत्त में तो वृत्त भी एक आपका 2D आकृति है, 2 डायमेंशनल ही है। तो वृत्त की परिभाषा वगैरह तो आप लोग जितने सारे पढ़े होंगे 9th क्लास में, एक बार फिर से उससे आप लोग उसको देख लेंगे। जैसे वृत्त की परिभाषाएं पढ़े होंगे, इसके बाद वृत्त की त्रिज्या की किसे कहते हैं, उसका व्यास किसे कहते हैं, त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, चाप की लंबाई क्या होती है, या फिर वृत्त खंड क्या होते हैं, वृत्त में त्रिभुज क्या होते हैं, उन सब की हम लोग थोड़ी थोड़ी आज आपको बताते जाते हैं। लेकिन आप लोग विस्तार के लिए 9th क्लास का उपयोग जरूर करेंगे। वृत्त में हम लोग जानते हैं कि ये अनेक बिंदुओं से ये बना हुआ आकृति होता है, जिसके बीचों बीच एक नियत बिंदु होती है। इससे सभी बिंदुओं की दूरी समान होती है। इसमें आपको हम इस नियत बिंदु को केंद्र कहते हैं, ठीक है। अब ये अनेक बिंदु जो इसको घेर के रखा है, ध्यान से देखेंगे, इसे हम लोग इस सभी बिंदु को मिला देंगे, बहुत सारे अनेक बिंदु हैं, तो इसे ही हम लोग वृत्त की परिधि कहते हैं या परिमाप कहते हैं। इसके बाद में आप लोग पता होगा कि इस केंद्र को अगर परिधि के किसी बिंदु से मिला दिया जाए तो इसको त्रिज्या कही जाती है, और त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। फिर आप क्या करते हैं कि इसके मतलब क्या, केंद्र से होते हुए अगर परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाएं तो यह जो रेखाखंड मिलती है उसको हम लोग व्यास बोलते हैं, और व्यास को डी से सूचित करते हैं। ये सारा चीज आप लोग देख लेंगे। हम सूत्र लिखते हैं कि एक पाई शब्द इसमें आता है, जिससे हम लोग पाई पढ़ते हैं, है ना। पाई का मान क्या 22/7 रखी जाती है। यह पाई तो हम लोग पढ़े हैं 9th क्लास में ही कि एक अपरिमेय संख्या है, किंतु इसका निकटतम मान हम लोग उपयोग करते हैं क्षेत्रमिति के दौरान, या कभी कभी 3.14 भी उपयोग की जाती है। तो वृत्त के परिधि के लिए हम लोग सूत्र पढ़े हैं 2πr। इसके बाद में जो क्षेत्रफल होती है वह πr²। इसमें r शब्द जो जोड़े हैं वह r जो संकेत वह त्रिज्या को करता है।
इसके बाद में आप लोग को व्यास बराबर, आप पढ़े होंगे व्यास बराबर क्या, 2 गुने त्रिज्या, है ना। या फिर हम त्रिज्या बराबर भी सूत्र पढ़ पाएंगे। इसके जस्ट उल्टा, अगर ये 2 गुना में तो भागा में अगर लाते हैं तो व्यास बटा 2। तो यहाँ तक हम लोग पढ़े। इसके बाद में हम यहाँ तक तो आप लोग सीख चुके हैं। आज हम लोग कुछ चाप की लंबाई, इसके बाद में वृत्तखंड त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए भी सूत्र पढ़ेंगे। तो दूसरी कंडीशन आते हैं, अगर ये वृत्त है, आप लोग 9th क्लास अवश्य देखें विशेष जानकारी के लिए, है ना। तो इसमें अगर इसका केंद्र यह है तो यहाँ से यहाँ अगर वृत्त के परिधि का कोई हिस्सा कट गया, देखेंगे ये हिस्सा कटा हुआ, केवल ये सब नहीं, केवल इसका ये लाइनवा जो देख रहे हैं ना, जो चारों तरफ घेर रहा है, ये जो घेरा जो कट जाती है, इस घेरा की लंबाई अगर एल हो, इसे हम लोग चाप कहते हैं। भले इसमें 2 चाप हो, एक यह स्मॉल मतलब यह एक लघु चाप और यह एक दीर्घ चाप। तो कोई भी चाप हो, अगर इस चाप द्वारा इस केंद्र पर जितना कोण बनाया जाए, मान लेते हैं ऐसे 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 ले जाते हैं, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कोण बनेंगे ना जी, थीटा कोण मान लेते हैं बनता है। तो चाप की जो लंबाई होती है एल के लिए सूत्र हम लोग पढ़ते हैं कि थीटा बटा 360 और 2 पाई आर। तो एल के लिए हम लोग ऐसा सूत्र लिख सकते हैं। अब जिस तरह के आपको, जैसे दीर्घ चाप हो तो फिर दीर्घ बड़ा वाला थीटा का मान लेना होगा, अगर लघु चाप हो तो छोटा वाला थीटा लेना होगा। यहाँ थीटा कोण को प्रदर्शित करता है, आपको पता होगा, ठीक है। इसके बाद में हम लोग त्रिज्यखंड के लिए आते हैं। ये वृत्त है तो आपका ये जो है ये त्रिज्यखंड कहलाती है, क्योंकि त्रिज्या से गिर जाएगी अगर, तो इसी को हम लोग त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो इसमें 2 त्रिज्यखंड होगा। आपको रुकिए काट के दिखा देते हैं। एक मतलब ये वाला हिस्सा काटेंगे, देखिए तो ऐसे मिलेगा नहीं, और एक इधर से भी काटिएगा आप, ये वाला हिस्सा, ये वाला, तो कुछ ऐसे मिल जाएगा। एक मिनट, ऐसे काटेंगे तो इस तरह से ये वाला थीटा मिलेगा। ये आपका देखिए, ये भी 2 त्रिज्याएं से घिरे हुए क्षेत्रफल है, और ये भी 2 त्रिज्या से, इसकी त्रिज्या हम आर मानते हैं, इसकी त्रिज्या भी आर है। तो 2 तरह की त्रिज्याएं मिलेंगी। अगर इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल निकालनी होगी तो इसके ये जो कोण है उस कोण को हम लोग बात करेंगे, और इस त्रिज्यखंड के निकालनी होगी तो ये बड़ा वाला कोण बात करेंगे। तो उसमें आपको स्पष्ट होते जाएगी मैथ बनते समय कि किस कौन से हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए और कौन से हमें उसमें थीटा का मान लेना होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद में हम लोग आते हैं त्रिज्यखंड के बाद में इसके वृत्त में त्रिभुज के क्षेत्रफल। अब देखिए, अगर ये वृत्त है, देखते रहेंगे, तो इस वृत्त में अगर यहाँ पर थीटा कोण बना रहा है तो यहाँ से एक त्रिभुज बन रही है। आप देख लेंगे, ये त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज बन रही है। तो वृत्त में जो त्रिभुज होते हैं इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है, अगर इसकी त्रिज्या r हो तो वृत्त में त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ जो साइन थीटा शब्द है वो तो त्रिकोणमिति से आपके लिए गए हैं। तो त्रिकोणमिति जो होते हैं उस त्रिकोणमिति में आपको बिल्कुल साइन थीटा वगैरह आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो हम ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे, त्रिकोणमिति के समय आप लोग पढ़े होंगे या फिर पढ़ेंगे, हालांकि अभी तक तो हम उसके लिए क्लास नहीं लिए हैं त्रिकोणमिति का। तो अब किस तरह से इसको आप बोलेंगे कि सर इसमें आएगा तो किस तरह से यूज करेंगे, तो उसके लिए आपको एक हिंट दे देते हैं। थीटा के अलग अलग मान आते हैं, ठीक है। थीटा का जो 0 डिग्री होगा तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। फिर साइन 30 डिग्री जो होगा उसका मान 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान आपका 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। और साइन 120 डिग्री का मान आपको फिर से क्या √3/2 होती है।
तो आप लोग इसे याद रख लेंगे, है ना, या फिर यूज करते समय जब त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो हालांकि सारा मान याद हो जाएंगे, या फिर अगर अभी तक जब मैथ बनाना होगा तो हम लोग यहाँ से हिंट ले लेंगे और हिंट लेकर उसमें डाल देंगे। अब देखिए वृत्तखंड के लिए बात करते हैं। अगर यह वृत्त है तो देखेंगे इस वृत्त में यह जो टुकड़ा आपको दिख रहा है यह वृत्तखंड होता है। क्योंकि इसे हम लोग जीवा कहते हैं ना, तो आप वृत्तखंड की परिभाषा भी पढ़े होंगे कि जीवा और संगत उसके चाप के लंबाई से जो घिरा हुआ क्षेत्र होगा वही वृत्तखंड कहलाएगा। तो वृत्तखंड का अगर हम लोग क्षेत्रफल के लिए बात करें तो जरा ध्यान से देखिए, इस आकृति में हम क्या करते हैं, पहले ऐसे खींच देते हैं। अब आप ही बताइए, यह आर है, यह आर है त्रिज्या, यह जो पूरी आकृति हुई यहां से लेकर ऐसे होते हुए ऐसे, ये तो त्रिज्यखंड की आकृति हो नहीं क्या, और इस त्रिज्यखंड में यह त्रिभुज हुआ, त्रिभुज। तो अगर आप पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, अब बड़े ध्यान से देखेंगे, है ना, इसे आप आराम से समझिए। पहले ये पूरे जितने ये त्रिज्यखंड है यहाँ से, इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम काट के हटा देंगे तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल बचेंगे कि नहीं बचेंगे, बिल्कुल बचेंगे यहाँ पर। तो फिर हम लिखते हैं कि वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए हम ज्यादा नहीं मेहनत कराएंगे आपको। वृत्तखंड के क्षेत्रफल जो होगा वह त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल निकाल कर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल कर उसमें से माइनस कर देनी है किसके, वृत्त में त्रिभुज के क्षेत्रफल को। अब आपको जब भी जरूरत पड़ेगी वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, और निकालने के बाद में फिर वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, वृत्त में त्रिभुज का क्षेत्रफल, और उसमें से उसे घटा दीजिएगा, आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग इसे नोट कर लेंगे। हम लोग जरा क्वेश्चन को बनाते हैं, देखिए क्या होता है। क्षेत्रमिति में अभी तक आप लोग को जितने सूत्र लिखा है इसमें से जो अधिकांश सूत्र है वो 9th क्लास में हम प्रूव्ड कर चुके हैं, और आप लोग भी उसे देख लेंगे किस तरह से होती है, या फिर खुद स्वयं कर लेंगे उसको। इसके बाद में जो अभी भले वृत्त के त्रिज्यखंड के लिए चाप की लंबाई हो, या फिर वृत्तखंड के लिए जो क्षेत्रफल के जो सूत्र है, इसे आप लोग क्लास में कभी समय मिलने पर कर दिया जाएगा, दोबारा इसे प्रूव किया जा सकता है। आपको तो पता ही है कि कोई भी ऐसा सूत्र है ही नहीं जिसके आप प्रूव नहीं कर पाएंगे, जिससे आप सत्यापित नहीं कर पाएंगे। सभी को एक विशेष प्रमाण के आधार पर ही निकाली जाती है। हम लोग क्वेश्चन करते हैं लेसन में से क्या होता है। 12.1 जो आपका प्रश्नावली है उसका पहला प्रश्न कहता है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखेंगे, दो वृत्त की त्रिज्याएं हैं, उनकी त्रिज्या एक 19 सेंटीमीटर है और दूसरे का 9 सेंटीमीटर है। तो कह रहे हैं कि उस वृत्त की आप त्रिज्या बताइए, यहाँ पर ध्यान देंगे, कह रहे हैं कि उस वृत्त की आप त्रिज्या बताइए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त के परिधियों के योग के बराबर होता है। योग मतलब जोड़ के बराबर है। मतलब कहना क्या चाह रहा है कि देखिए, ये कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन कि अगर यह एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और यह एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, तो अगर हम इसे R1 मानते हैं, इसे R2 मानते हैं, तो इन दोनों वृत्त के परिधियों को जोड़कर एक नया वृत्त बनाया है, और वो वृत्त बड़ा सा बनाया है, ठीक है ना। तो इसकी परिधि मान लिए कि इसका त्रिज्या मान लिए कि R है, तो कह रहा है कि ये कैपिटल R की वैल्यू दीजिए। तो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हम लोग करेंगे। क्या दिया है कि प्रश्न से आप सीधे लिख देंगे कि पाई R1 स्क्वायर है ना, नहीं परिधि के लिए बात किया है ना जी, इसकी परिधि और इसकी परिधि दोनों को जोड़िए, तो इसका परिधि कितना होगा 2 पाई R1, भाई इसका परिधि कितना होगा 2 पाई R2, और इसका परिधि कितना होगा 2 पाई कैपिटल R, है ना। तो कह रहा है कि इनके परिधि और इनके परिधि को जोड़िए, जोड़ दे रहा है, और जोड़ के जितना आता है इस बड़े वृत्त की परिधि के बराबर है, तो बराबर कर दीजिए। अब देखिए 2 पाई इसमें भी है और इसमें भी है, कॉमन ले लीजिए। तो 2 पाई अगर कॉमन लेते हैं तो R1 बचेगा, और इसमें क्या बचेंगे R2 बचेंगे, और यहाँ पर 2 पाई कैपिटल R। अब देखिए ये जो 2 पाई है ये गुना में है तो भागा में ले जाइए, क्या मिलेगा R1 प्लस R2 बराबर 2 पाई R बटा 2
पाई, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा। अब मान रख दीजिए ना, R1 का मान 19 सेंटीमीटर और आपके R2 के मान 9 सेंटीमीटर और बराबर कैपिटल R। इस तरह से 19 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर। यही कैपिटल R का मान हो गया। अब लिख दीजिए कि अतः बड़ा वृत्त की त्रिज्या कितनी, 28 सेंटीमीटर। बहुत इजी रहा क्वेश्चन आपका। आप इसमें पहले जैसे जैसे क्वेश्चन क्षेत्रमिति में यही खास बात है, जिस तरह से क्वेश्चन कहे आप उसको पढ़िए और खुद से करना शुरू कीजिए। देखिए दूसरी क्वेश्चन क्या दिया इसका, दूसरा क्वेश्चन इसी तरह से थोड़ी सा चेंज किया गया। अब पढ़ते हैं जरा आराम से। कह रहा है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। चलिए हम पहले चित्र बनाते हैं। एक यह वृत्त है, इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। एक यह वृत्त है, इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। तो भाई दो अलग अलग वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो हम इसे दो अलग अलग तरह से, जैसे इसको R1 मान लिया तो इसका हम R2 मान लिया। कह रहे हैं कि इसके क्षेत्रफल जितना आएगा पाई आर स्क्वायर से निकालेंगे, इसका भी क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर से निकालिए। जितना दोनों का क्षेत्रफल आएगा उसको जोड़ देने के बाद में एक बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर होता है। माने इन दोनों के, इसका क्षेत्रफल जोड़ के जितना आता है उतना ही क्षेत्रफल वाला एक बड़ा वृत्त है। तो इस वृत्त की त्रिज्या बताइए। यही तो कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है दो वृत्त की त्रिज्याएं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। क्वेश्चन को बड़ी प्यार से समझिए पहले, इसके बाद आप बनाना शुरू कीजिए। तो देखेंगे इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए, पाई R1 स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो चूंकि त्रिज्या R1 माने तो R1 स्क्वायर। ये पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। और दोनों को जोड़ने के बाद इस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर आएगा पाई कैपिटल R स्क्वायर। अच्छा इसमें भी पाई इसमें भी पाई, दोनों में से कॉमन ले लेते हैं ना, तो यहां से बच गया R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर और पाई R स्क्वायर। अब देखिए ये पाई गुना में है तो इधर भागा में जाएगा और पाई पाई कट जाएगा, बिल्कुल इसके जैसा। कैसे पाई इधर गुना में था तो भागा में आकर कट गया। अब यहीं पर सीधे सीधे कटा दीजिए। अब R1 के स्क्वायर, तो R1 की जगह 8 है, लिख दीजिए ना 8 स्क्वायर। और R2 के स्क्वायर, R2 का मान 6 स्क्वायर लिख दीजिए R स्क्वायर। या 8 64 हो गई और 6 36 बराबर कैपिटल R स्क्वायर। या ये 100 हो गया और इधर स्क्वायर है तो रूट अंडर कर दें। तो इस प्रकार आपको R की वैल्यू मिल गई 10। इसका अर्थ है कि बड़े वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर होगी। अतः बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर होता है। ठीक है ना। वैसा नहीं कि दो वृत्त के क्षेत्रफलों का योग बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है तो दोनों को त्रिज्या आप जोड़ के और त्रिज्या निकाल देना, ही गलत होगा। क्षेत्रफल बराबर है तो जैसे जैसे जोड़ के कह रहा है क्षेत्रफल बराबर कीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट करेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है कि एक तीरंदाजी वाला जो गोलाकार वृत्त है वो वृत्त की चक्रिकाएं दी गई है। आप तो तीरंदाजी वाला समझते हैं। आप लोग कहीं पर बाजार वगैरह या फिर मेला वाला में गए होंगे तो देखे होंगे कि उसमें क्या होते हैं कि एक एरो होता है। उस एरो से इस तरह के गोल अलग अलग रंग के होते हैं। उस एरो से दूर से टारगेट करनी होती है। तो आप बीच में कैसे टारगेट कर पाते हैं, तो वही टारगेट करने वाले इसमें दिए गए हैं। वो अलग अलग तरह से पेंट किया गया है। शुरू में ये गोल्ड रंग से पेंट की गई है, उसके बाद वाले ये जो वृत्ताकार क्षेत्र है वो रेड कलर से, फिर ब्लू कलर से, फिर ब्लैक और फिर व्हाइट। इसमें खास बात क्या दिया गया है कि ये जो गोल्ड कलर की वृत्त है इसकी व्यास दी गई है 21 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे कि जो गोल्ड कलर की वृत्त है इसकी व्यास आपको 21 दी गई है, व्यास दिया गया है। तो कह रहा है इसके बाद दिया गया है कि प्रत्येक अगली जो वृत्ताकार होगी पट्टी, इस पट्टी की चौड़ाई 10.5 होगी। इसकी 10.5, इस आगे वाली इसकी भी 10.5, इसकी भी 10.5, इसकी भी 10.5। मतलब क्या, जो केंद्र वाला वृत्त है उसका व्यास 21 सेंटीमीटर, उसके जस्ट आगे जितने आप पढ़ेंगे अगली पट्टी के लिए वो 10.5 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई बढ़ती जाएगी। यहाँ पर आने पर और 10.5 चौड़ाई बढ़ गई।
तो कह रहा है कि आप इस प्रत्येक जो वृत्ताकार रंग दिए गए हैं उन रंगों का क्षेत्रफल निकालिए, उस पट्टियों का क्षेत्रफल आप दीजिए। तो सबसे पहले गोल्ड जो है, इस गोल्ड जो रेड कलर है, इस गोल्ड का व्यास दिया गया है कितनी, 21 सेंटीमीटर। तो इसकी जो त्रिज्या आर होगी हमें पता है कि आधी होती है व्यास बटा 2, 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपसे कहा जाए कि गोल्ड का क्षेत्रफल दीजिए, तो आप पाई आर स्क्वायर देंगे। तो पाई का मान भाई 22/7। अच्छा, आपके बुक में देखेंगे किताब के सबसे प्रश्नावली 12.1 लिखने के बाद नीचे लिख दिया है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए तब तक पाई का मान आप 22/, अन्यथा कहने करते आप पाई का दो मान पढ़े हैं, एक 22/7 पढ़े हैं और नेक्स्ट 3.14 पढ़े हैं। तो इसमें आप यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि पाई का मान हम भाई 22/7 रखें या 3.14 रखें। अगर हम 22/7 रखें तो क्यों रखें, इसे क्यों नहीं रखें? तो ये हम नहीं कह रहे हैं, ये किताब आपसे कह रहा है कि आप हमेशा 22/7 रखें। 3.14 जब रखना होगा तो क्वेश्चन के सामने या दे दिया जाता है कि आप पाई का मान 3.14 रखिए। तो हमेशा पाई का मान 22/7 क्षेत्रमिति में रखे। अगर 3.14 रखना होगा तो उसके लिए वो आपको दे देगा क्वेश्चन के सामने ही। तो क्वेश्चन के सामने अगर ये लिखा रहेगा तब हम इतना यूज करेंगे, और नहीं लिखा रहेगा तो 22/7 यूज करेंगे। तो अब इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना कि क्या पाई का मान रखे। आर स्क्वायर है तो भाई आर का मान 21/2 है, स्क्वायर है तो 2 बार ना, और वो भी गुना में है तो 21/2 गुना 21/2। अब कटाइए, ये कट जाएगा 3 बार में और ये कट जाएगा 11 बार में। तो अगर हम इससे गुना करते हैं तो आपके कुल मिलाकर आते हैं 693/2 और इससे भाग दीजिएगा तो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये गोल्ड का क्षेत्रफल हो गया। अब आगे वाले के लिए देखेंगे गोल्ड और अब रेड के क्षेत्रफल निकालने के लिए देखेंगे। थोड़ा यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, अगर ये गोल्ड हो गया, एकदम आराम से देखिएगा, इसके बाद में ये रेड हो गया, तो अगर आपको रेड का केवल क्षेत्रफल चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, रेड का क्षेत्रफल चाहिए तो क्या करेंगे कि हम इसको केंद्र मानकर इसको केंद्र मानकर और बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, इस पूरे बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल, और ज्ञात करने के बाद में जो छोटा वृत्त जो गोल्ड वाला है, इस गोल्ड का क्षेत्रफलवा इस बड़े में से घटा देंगे। तो आप ही बताइए ना, केवल यह रेड वाला बच जाएगा कि नहीं बचेगा, बोल दीजिए। बिल्कुल बचेगा ना। तो आप सबसे पहले इस बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, मतलब जिसमें गोल्ड और रेड दोनों का क्षेत्रफल एक साथ जुड़ा हुआ है, और फिर उसमें से गोल्ड का क्षेत्रफल हम लोग निकाल देंगे, घटा देंगे। तो गोल्ड का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, तो ऐसा करने से हमें रेड प्राप्त होगी। तो अब बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो इसके लिए बड़ा त्रिज्या निकालनी होगी। तो इस गोल्ड की त्रिज्या अभी हमने निकाला 21/2, और यह जो पट्टी है इतनी मानी नहीं, ये गोल्ड थी, तो इस गोल्ड की त्रिज्या 21/2, ध्यान से देखिए, और यह जो पट्टी है यह 10.5 सेंटीमीटर है। अगर दोनों को हम जोड़ देंगे तो कुल मिला के नहीं, यह और यह हिस्सा जोड़ेंगे दोनों हिस्सा, तो आपके बड़ा वृत्त की त्रिज्या निकल जाएगी। बस यही ध्यान देने वाली बात, हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर। देखिए, तो ये तो फर्स्ट निकाले कि गोल्ड प्लस रेड की त्रिज्या कैसे निकलेगी बताइए। तो 21/2 गोल्ड वाला का और 10.5 इस पट्टी का, तो फिर ये भी 10.5 आ जाएंगे, 10.5 और 10.5, इसको 2 से भागा दे दिए, कुल मिला के 21 सेंटीमीटर हो गया। तो अब क्षेत्रफल निकालिए दोनों को सम्मिलित रूप से, गोल्ड प्लस रेड का क्षेत्रफल। तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7 और आर का मान 21, 2 बार ना स्क्वायर होता है। इस तरह से आपको जो मिल गया कितना, इसमें गुना करेंगे आपको तो 1386 मिल गया। तो देखिए 1386 गोल्ड और रेड दोनों का है। तो आप गोल्ड के क्षेत्रफल के नीचे गोल्ड का क्षेत्रफल लिखिए, कितना है 346.5 प्लस रेड का क्षेत्रफल, ठीक बराबर इतना।
अगर रेड का क्षेत्रफल चाहिए तो ये प्लस में तो उधर माइनस में ले जाएंगे, जी ले जाएंगे। तो 1386 में से अगर आपको घटेगा इतना तो कितना बच जाएगा, इतना बचेगा 0.5। ठीक है, रुक जाइए, 5 15 में से ये 9 हो जाएगा। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से केवल रेड का क्षेत्रफल निकल गया। अब आगे हमें ब्लैक का क्षेत्रफल चाहिए। अब सुनिए, तो ये हो गया गोल्ड, ये हो गया रेड, और ब्लैक मान लेते हैं ये हो गया, ब्लैक नहीं ब्लू ना, ब्लू। अब तीसरी पट्टी ब्लू का क्षेत्रफल चाहिए। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए भी सुनिए, इसी को आप केंद्र मानिए, ध्यान से देखेंगे। और केंद्र मानने के बाद में केवल है बड़का वृत्त, केवल ये वाला है ना, इस पूरे बाहर वाले वृत्त सहित सबका अंदर और बाहर सबका मिला के क्षेत्रफल निकालिए। और निकालने के बाद में आप क्या कीजिए कि फिर इन दोनों के, गोल्ड और रेड दोनों के क्षेत्रफल घटा दीजिए। अगर इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से गोल्ड और रेड ये बीच वाला निकल जाएंगे, यही ब्लू वाला तो बचेगा नहीं। तो फिर आप एक काम कीजिए ना कि तीनों का पहले त्रिज्या निकालिए। ठीक है, तीसरी नंबर आप क्या करते हैं कि गोल्ड, रेड और ब्लू, ठीक है, इनकी त्रिज्या क्या होगी, सुनिए क्या होगा। तो इसका तो गोल्ड वाले के तो 21/2, ये चौड़ाई 10.5 और यह भी चौड़ाई 10.5, कितने मिलेंगे आपको 21/2, 10.5 21 हो जाएगा। बाटा पर जोड़ कीजिए, 2 लघुत्तम होगा 21, और 2 बार में ना, तो 21 दूनी 42, 63/2 ये आ गया आपका। तो आप क्षेत्रफल निकालिए, गोल्ड, रेड प्लस ब्लू, इन तीनों का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 गुना आर का मान कितना 63/2, तो स्क्वायर है ना, तो 2 बार, तो 7 9 63, और ये 11 बार में कट जाएंगे। तो अगर 11 बार में कट जाएगा तो इसमें गुना करेंगे अब ना, तो 11 में 9 में 63 में आप गुना कीजिए, तो 11 9 और 63 में गुना करके 2 से हमें भाग देनी है। तो आपको आ जाएगा 7, और फिर आ जाएंगे 6/2, और इससे भाग देंगे हम लोग तो मिल जाएगा 31 18.5। तो अब देखिए, इसमें से गोल्ड और रेड दोनों का क्षेत्रफल जोड़ के लिखिए, और जोड़ के फिर उधर घटा देंगे। तो गोल्ड और रेड दोनों का देखिए सम्मिलित क्षेत्रफल यहाँ से निकलेगा 1386, तो इन दोनों का जगह लिख दीजिए 1386, और प्लस ब्लू का क्षेत्रफल, तो माइनस करेंगे ना, तो ले जाइए, अबरी बार माइनस करते हैं। ब्लू का क्षेत्रफल के लिए क्या कीजिएगा, इतने में से माइनस करेंगे 1386 को, तो 1386 को अगर माइनस करते हैं तो आपको आ जाएंगे 1732.5, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपको इसका मान मिल गया। इसके बाद अब देखिए, ब्लू के बाद ब्लैक है, तो अब की बार चारों को एक साथ जोड़िए, गोल्ड, रेड, ब्लू और ब्लैक, इन सबका त्रिज्या क्या होगा, सबको जोड़कर त्रिज्या। तो बताइए, गोल्ड का 21/2 देखते रहेंगे, रेड का सबकी 10.5 चौड़ाई है, 10.5 10.5, तो आपको 21/2 मतलब ये भी 10.5 ही होगा। तो अगर आप इसको जोड़ते हैं जी, तो कुल मिला के कितने मिल जाएंगे, 21 ये और 21 ये, 42 सेंटीमीटर। तो इसे पहले हटा लेने दीजिए, तो 42 सेंटीमीटर मिल गया। तो अब यहाँ से हम क्षेत्रफल को निकाल पाएंगे सबका सम्मिलित रूप से। तो फिर हम यहाँ लिख देते हैं क्या, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, है ना,
सब का क्षेत्रफल देखिए, पाई आर स्क्वायर ना 22/7, आर का मान 42 डाल दीजिए। 42 आपको कितने बार में कट जाएंगे? 21 दूनी नहीं 7 से कटेगा ना जी, 42 6 बार में। तो अब 22 में, 6 में और 42 में गुना कीजिए। आपको गुना करने पर आएगा इतना। अब एक काम करते हैं, इन तीनों का क्षेत्रफल हम जोड़ के निकालने हैं, गोल्ड, रेड और ब्लू। देखिए यहाँ पर कहाँ पर, हाँ गोल्ड, रेड और ब्लू तीनों को जोड़कर इतना आया है। इन तीनों के जगह कितना लिख दीजिए, 31/18.5 और एक बच गया ब्लैक। अब ले जाके घटा देंगे उधर नो इसका क्षेत्रफल, तो ब्लैक का मिल जाएगा। तो फिर ब्लैक का क्षेत्रफल क्या होगा बोलिए, 55/44 - 31/18.5। तो यहां से अगर आप घटाते हैं तो 24-25.5 आता है। अब लोग थोड़ा कैलकुलेशन आराम से देख लेंगे, थोड़ा सा तरीका ठीक है। कैलकुलेशन कभी कभी कॉमन है, जोड़ घटाव में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो, मतलब जल्दी जल्दी करनी पड़ती है ना। क्लासरूम में तो नहीं है हम लोग ऑफलाइन कि मतलब थोड़ा सा नॉर्मल करें या फिर आप लोग बताएं कि यहाँ दिक्कत हो रही है। तो आप लोग कैलकुलेशन को लेकर ज़्यादा नहीं घबराएंगे। आप लोग अगर कहीं पर मान लेते मिस्टेक घटाने में हो जाए तो आप खुद से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हम लोग क्या, अब की बार हमें व्हाइट हो गया। देखिए शॉर्ट में ही लिखते हैं, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और एक व्हाइट। इन सब की त्रिज्या निकालिए अगली बार। तो देखिए गोल्ड का 21/2, रेड का 10.5, ब्लू का भी 10.5, ब्लैक के लिए भी और व्हाइट के लिए भी। आपको ये 21 मिल जाएंगे ना जी, 21/2 और ये 21, 42। तो आप बाटा पर जोड़ करेंगे तो कितना मिल जाएगा बोलिए, 42 दूनी 84 और 21 105 ना, बाटा 2 105/2। अब सबका क्षेत्रफल अगर निकालना हो जी यार, ये ब्लू, ब्लैक और व्हाइट का क्षेत्रफल निकालना हो तो फिर पाई आर स्क्वायर 22/7 गुना 105/2 गुना 105/2, ये कटाएंगे तो 15×7 105, ये 11 बार में। अब गुना कीजिए ना आप, कितना आएगा। तो गुना करने पर आपको आएगा 15×5 = 75 और 15 5 7 5 1, आपको कुल मिला के मिल जाएगा 7 5 12 7 5 12 1 13 6 1 7, इतना मिल गया 17/32 और इसको आप एक काम कीजिए ना, इन चारों को पहले एक साथ देखिए क्षेत्रफल कितना निकाले हैं। गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, ब्लू, ब्लैक, चारों का क्षेत्रफल आपको मिल गया है 55/44। ठीक है, 55/44 तो आप लिख दीजिए इनके जगह पर। और व्हाइट का क्षेत्रफल, चलिए तो ये काम करते हैं ना कि घटाते हैं, उसमें से व्हाइट का क्षेत्रफल आ जाएगा। व्हाइट का क्षेत्रफल 17, इसको बटा भाग दीजिएगा 2 से तो कितना आएगा, 2 8 16, इसके बाद में 1 2 6 12, 1 2 6 12, 2 दूनी का 4, कितना आएगा। इसमें से घटाइए इसको तो 55/44 को, तो आपको घटाने पर मिल जाएगा कितना, 31/18.5, 31/18.5। तो लास्ट में आप लिख देंगे। अतः देखिएगा गोल्ड का क्षेत्रफल सबका एक साथ लिख दीजिए। गोल्ड का क्षेत्रफल आए हैं कितना, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर गोल्ड के बाद रेड का क्षेत्रफल, रेड का क्षेत्रफल कितना आया है यहाँ से 1039.5, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर ब्लू का क्षेत्रफल कितना निकाले हैं, ब्लू का यहाँ पर निकाले हैं 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर ब्लैक का क्षेत्रफल कितना निकला है, यहाँ से निकला है ना जी, ब्लैक यहाँ से 2425.5
और एक लास्ट बच जाता है वाइट का क्षेत्रफल। तो वाइट का क्षेत्रफल आपको मिल गया यहाँ से कितनी, तो क्या निकाले हैं, तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे और सबको बॉक्स में डाल देंगे। लाइट को लेकर थोड़ी सा प्रॉब्लम है, आप लोग अब नोट कर लेंगे, अब आपको साफ साफ दिख रही होगी, है ना। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट और 2 क्वेश्चन है, देखते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है उसमें लिखा है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। एक हम रफ चित्र बनाते हैं। मान लेते हैं कि ये एक कार की पहिया है, वृत्ताकार है, इसकी व्यास दी गई है। तो व्यास अगर डी बराबर दी गई है कितना, 80 सेंटीमीटर, तो फिर इसका रेडियस आर का मान तो क्या, इसका आधा 40 सेंटीमीटर होगी। फिर दिया गया है कि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। वो मतलब क्या, इसका चाल दी गई है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर तो कि इस कार की जो चाल है वो 66 किलोमीटर पर आवर है। इसका तात्पर्य क्या है कि 1 घंटे में जो हमारी कार है वो 66 किलोमीटर जाती है। मतलब क्या कि 1 घंटा मतलब 60 मिनट, नहीं तो 60 मिनट में जो कार है वो 66 किलोमीटर जाती है। तो क्वेश्चन कहता है कि 10 मिनट में पहिए कितने चक्कर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि चेक करते हैं कि 10 मिनट में ये कार कितनी दूरी जाएगी। क्योंकि 60 मिनट में तो 66 किलोमीटर जाएगी, तो इसलिए 1 मिनट में तो इतना किलोमीटर, और इसीलिए 10 मिनट में, तो भाई 10 मिनट में निकालनी होगी तो इसे हम गुना करेंगे 10 से ना। तो ये 0 से ये 0 गया, ये 11 बराबर हमें मिल गया 11 किलोमीटर। तो इसके बाद में आगे क्वेश्चन क्या दिया है, इसका अर्थ है कि मैंने 10 मिनट में 11 किलोमीटर हमारी कार जो है वह चलेगी। तो कह रहा है कि पहिया कितने चक्कर लगाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये दूरी और पहिए की चक्कर में कौन सा रिलेशन है। तो आपको पता होगा कि अगर मान लेते हैं कोई वृत्ताकार वस्तु है, तो उस वृत्ताकार वस्तु को अगर हम मान लेते हैं ये वृत्ताकार पहिया है, अगर आप यहाँ से इसे चलाना शुरू करें, इसको इस दिशा में रोटेट कीजिए इसे, तो चलाने पर क्या होगा ना कि ये जब एक चक्कर पूरा करेगा तो पता चलेगा कि इस वृत्त की जितनी परिधि है उतनी ही परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। वो इसलिए होगा क्योंकि अपने परिधि के प्रत्येक बिंदु को टच करते हुए एक चक्कर पूरा करेगा, तो इसलिए जितनी परिधि होगी उतना ही दूरी तय करेगा। तो हम लोग जान सकते हैं ना कि एक चक्कर में जितनी इस पहिए की परिधि होगी उतनी ही यह दूरी तय करेगा। तो निकाल देते हैं कि एक चक्कर में पहिए द्वारा तय दूरी कितनी लिख दें, पहिए की परिधि। तो भाई पहिए की परिधि 2 पाई आर, तो 2 गुना 22/7 गुना आर का मान कितना, 40 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इतना सेंटीमीटर। अब देखिए, अब हमें निकालना है कितने चक्कर। तो चूंकि इतने सेंटीमीटर दूरी तय करने में एक चक्कर लगाता है, इसलिए हमें इतना किलोमीटर दूरी तय कराना है इस पहिए से, तो कितनी चक्कर आएगी। तो सबसे पहले ये सेंटीमीटर में है तो इसे भी आप सेंटीमीटर में दीजिए, क्योंकि ये किलोमीटर में मात्रक तो एक ही होना चाहिए। तो किलोमीटर के मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करेंगे, फिर उस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से, तो इतने सेंटीमीटर। अब कर दीजिए आप एक एक नियम के सहायता से कि चूंकि 2 गुना 22 गुना 40/7 सेंटीमीटर दूरी तय करने में पहिए एक चक्कर पूरा करता है। लगाइए डायरेक्ट कि एक चक्कर पूरी होती है, इसलिए आपको 1 सेंटीमीटर तय करना होगा। तो फिर ये तो साहब बाटा में आएंगे ना, और ये जो 40 है उसको ले जाइए ऊपर, और इसीलिए हमें तय कराना इतनी दूरी। तो 11 गुना 1000 गुना 100, तो इस तरह से 7 और ये इतना हो जाएंगे 11 गुना 1000 गुना 100। तो इसे आप कटाइए तो 11 दूनी 22, और ये 2 से कटेगा तो 25 बार में,
फिर आपके 1 0 से ये 1 0 जाएगा, 4 से कटेगा ये, नहीं 2 से कटेगा तो 50 बार में ना, और ये 4 से कटेगा तो 25 बार में, फिर ये 2 से कटेगा तो 25 बार में। इस प्रकार से आप इसे गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 4375। तो लिख दीजिए, अतः पहिए द्वारा 4375 चक्कर पूरा किए जाएंगे, से आप लोग घेर देंगे। तो एक काम करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें दिया है कि कोई वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल वो संख्यात्मक रूप से बराबर है। इसका अर्थ है कि जितना वृत्त की परिधि है उतना ही वृत्त का क्षेत्रफल भी है, ये दोनों बराबर बराबर है। तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। देखिए, अगर इस वृत्त की क्या परिधि हम 2πr लिखते हैं और इसका क्षेत्रफल आप πr² लिखते हैं, तो ये प्रश्न कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, चेक कीजिए ना प्रश्न में। प्रश्न कह रहा है कि वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल दोनों बराबर है। तो परिधि आप डाल दीजिए ना 2πr और क्षेत्रफल लिख दीजिए πr²। तो इसमें त्रिज्या पूछ रहा है ना, एक काम कीजिए, इसे हल कीजिए तो r को इधर ले जाइए, पाई को इधर लाइए, 2π/π और r² बटा r, पाई से पाई गया और r² से r से कटेगा r² तो r बराबर 2, मतलब त्रिज्या जो होगी। अच्छा, यहाँ पर मात्रक वगैरह नहीं दिया है तो सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं, आप मात्रक लिख दीजिए या इकाई लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में किसी भी स्पेशल यूनिट का जिक्र नहीं किया है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर मात्रक या फिर इकाई कुछ भी दे सकते हैं। आप ऑप्शन चेक कर लेंगे, ऑप्शन वाले प्रश्न है तो नोट कर लेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेसन को लेकर आते हैं।